नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण और पराली जलाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर दी है और पंजाब सरकार को फटकार लगा दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने काफी तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बुलडोजर चलाऊंगा तो 15 दिनों तक रुकूंगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों को प्रदूषण को कम करने के लिए एक साथ आने की जरूरत है। पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है, इसलिए राजनीतिक ब्लेम गेम को रोकें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वो सुनिश्चित करें कि खुले में कूड़ा नहीं जलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के चेयरमैन को अगली सुनवाई में पेश होने के लिए भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डीपीसीसी प्रदूषण पर रियल टाइम डेटा इकट्ठा करें, इसे सार्वजनिक न किया जाए। कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में राज्यों के साथ बुधवार को मीटिंग हो। तो आज क्या कुछ तल्ख टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा हवा खराब होते हुए नजर आ रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ये राजनीतिक अखाड़े की लड़ाई ना बनाएं, यहां पर ब्लेम गेम ना करें, स्थायी सॉल्यूशन ढूंढें। और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर बाहर धरने पर बैठी कॉल टेकर्स। यूपी 112 मुख्यालय के बाहर धरना। कॉल टेकर्स को पुलिस ने इको गार्डन भेज दिया है। पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगा है। कल से धरने पर बैठी थी कॉल टेकर्स, किसी भी कॉल टेकर को नहीं हटा रहे, एडीजी की तरफ से यह कहा गया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त हम आपको लखनऊ से दे रखे हैं, जहां पर कॉल टेकर्स की तरफ से धरना दिया जा रहा है लगातार। यूपी 112 मुख्यालय के बाहर धरना। कॉल टेकर्स को पुलिस ने इको गार्डन भेज दिया है। और अमरोहा में झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर एक बच्चा इलाज करता दिखाई दिया है। झोलाछाप डॉक्टर अकरम के क्लिनिक पर 8 साल का बच्चा मरीजों का इलाज करता दिखा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हसनपुर नगर इलाके की ये पूरी घटना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मासूम बच्चा बुजुर्ग महिला को इंजेक्शन लगा रहा है। आपको बता दें कि जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और झोलाछाप डॉक्टर बेखौफ होकर डेंगू मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा बस स्टैंड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया है और इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल सोमवार को यहां पंडित नेहरू बस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर बैठे यात्रियों पर एपीएसआरटीसी की एसी मेट्रो लग्जरी बस अनियंत्रित होकर यात्रियों के ऊपर चढ़ गई। वहीं इस हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, 2 अन्य यात्री घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि विजयवाड़ा गुंटूर नॉन स्टॉप बस विजयवाड़ा बस स्टैंड पर खड़ी थी। इसी दौरान अचानक से बस प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। वीडियो में दिख रहा है कि पहले तो बस धीरे चली, लेकिन बाद में बस अनियंत्रित हुई और फिर बस स्टैंड पर लगी रेलिंग और कुर्सियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। वहीं कुर्सियों पर कई लोग भी बैठे थे जो अनियंत्रित बस की चपेट में आ गए। यात्रियों को टक्कर मारने के बाद भी बस रुकी नहीं। बस आगे जाकर जो स्टॉल लगे हुए थे उसके सामने रुक गई। वहीं इस हादसे को देखने के बाद वहां मौजूद अन्य यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कुछ यात्री खुद को बचाने के लिए बस स्टेशन पर इधर उधर भागने लग गए। बस के अंदर भी 24 यात्री सवार थे जो सभी सेफ हैं। और अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव पास हो गया है। नगर निगम बोर्ड के अधिवेशन में अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पास हो गया है। बीजेपी पार्षद संजय पंडित ने प्रस्ताव को पेश किया था, जो कि भारी हंगामे के बीच पास हो गया। अब शासन को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी के किन किन जिलों के नाम बदले ये भी आपको बता दें। गौरीगंज नाम हुआ अमेठी से, पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ हुआ, ज्योतिबा फूले नगर का नाम अमरोहा हुआ, कांशीराम नगर का नाम कासगंज हुआ, महामाया नगर का नाम हाथरस किया गया, रमाबाई नगर का नाम कानपुर देहात, प्रबुद्ध नगर का नाम शामली और भीमनगर का नाम बदलकर बहजोई रखा गया। अमेठी का नाम अब गौरीगंज। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और
बस अब शासन के मोहर लगने का इंतजार है, जिसके बाद अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाएगा। लगातार इसको लेकर मांग उठती रही, 2021 से ही इसको लेकर पहल की गई, लेकिन आज भारी बहस के बीच नगर निगम से पास हो गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम बोर्ड के अधिवेशन में अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पास हुआ। बीजेपी पार्षद संजय पंडित ने प्रस्ताव पेश किया था, जो भारी हंगामे के बीच पास हो गया है। नोएडा के अलविश यादव केस में एक्शन तेज हो गया है। अब पकड़े गए आरोपियों को रिमांड पर लेगी पुलिस और सीनियर अधिकारी इन आरोपियों से पूछताछ करेंगे। इसमें रेप पार्टियों और जहरीले सांपों के कनेक्शन को खंगाला जाएगा। अगले हफ्ते आरोपियों के पास से बरामद सांपों के जहर की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगी और इस बीच मामले की जांच सेक्टर 49 थाने से हटाकर थाना सेक्टर 20 पुलिस को सौंप दी गई है। तो अब सीनियर ऑफिसर पूछताछ करेंगे इस पूरे मामले में। केस ट्रांसफर हो चुका है और ज्यादा एक्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और रामनगरी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है और इस बार दीपोत्सव को भी भव्य करने की तैयारी हो रखी है। वहीं अयोध्या को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। सीएम योगी की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक 9 नवंबर को अयोध्या में करने का फैसला किया गया। अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय कथाधाम योगी कैबिनेट की बैठक करने का फैसला किया गया। बैठक में उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन सहित कई विकास प्रस्तावों को हरी झंडी दी जा सकती है। वैसे तो कैबिनेट की मीटिंग राजधानी में ही होती है, लेकिन ये दूसरा मौका होगा जब कैबिनेट की बैठक लखनऊ से बाहर की जाएगी। इससे पहले सीएम योगी लखनऊ से बाहर कैबिनेट बैठक करा चुके हैं। 29 जनवरी 2019 को प्रयागराज में कुंभ के दौरान मेला स्थल पर ही कैबिनेट बैठक हुई थी। उस बैठक में योगी सरकार ने मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कराने का निर्णय किया था। अब रामलला के दरबार में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उम्मीद है कि इस बार अयोध्या समेत कई धार्मिक स्थलों में विकास के लिए प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक 9 नवंबर को अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय कथाधाम में आयोजित की जाएगी। योगी सरकार की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ में अयोध्या के विकास से जुड़े तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन का प्रस्ताव भी इस कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। यही नहीं, अयोध्या के विकास की योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव भी इस बैठक में रखे जाएंगे। ये कैबिनेट की बैठक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, उससे पहले काफी अहम मानी जा रही है। योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने अयोध्या में कैबिनेट की बैठक को लेकर कहा कि श्री राम के चरणों में बैठकर प्रदेश के विकास के बारे में फैसले लेंगे। जयवीर सिंह ने कहा कि अयोध्या में होने वाली कैबिनेट की बैठक ऐतिहासिक होगी। इस दीपावली खास है, इस और खास बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमारे कैबिनेट की बैठक 9 तारीख को 11:30 बजे अयोध्या की भगवान श्री राम जी के चरणों में एक कैबिनेट की बैठक बुलाई है कि उनके चरणों में बैठ करके हम लोग लोक हित के, जनहित के, प्रदेश हित के महत्वपूर्ण और लोकप्रिय सभी लोक हितकारी निर्णय लेने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ ये बैठक इस तरह की बैठक होगी जो ऐतिहासिक बनेगी। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर उनकी कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले में आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। और हाईकोर्ट का कहना है कि स्वस्थ आलोचना का मतलब यह नहीं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जो लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित करें। हाईकोर्ट ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को आदेश में नसीहत देते हुए कहा कि रामचरितमानस की चौपाइयों को सही संदर्भ में समझना जरूरी है।
स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका खारिज का मामला। स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट की यह नसीहत कि रामचरितमानस की चौपाइयों को समझें। चौपाइयों को सही संदर्भ में समझना जरूरी है, लेकिन धार्मिक भावनाएं आहत वाले शब्द नहीं होने चाहिए। कानून के हिसाब से उन्हें न्यायालय में उन चीज़ों का सामना भी करना पड़ेगा और आपराधिक धाराओं में कठोर जो भी व्यवस्था है उनका भी सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। किसी भी सभ्य समाज के लिए किसी भी धर्म और उनकी भावनाओं को किसी को भी तोड़ने का, किसी को हमला करने का, किसी को भावनाओं को आहत करने का अधिकार कोई भी देश या कोई भी कानून नहीं दे सकता। और इस तरह की जो लगातार बयानबाजी आदरणीय मौर्य जी की रही है वो निश्चित रूप से पूरे देश के सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों की भावनाओं को आहत करने की रही है। और इस तरह के कार्य के लिए, उनके कृत्यों के लिए निश्चित रूप से उन्हें सजा आने वाले समय में मिलेगी। और शामली में एनआईए ने आईएसआई एजेंट कलीम के घर पर छापेमारी की है। मामला नौकुआ रोड का है। छापेमारी के दौरान एनआईए ने आईएसआई एजेंट कलीम के माता पिता से घंटों तक पूछताछ की। कलीम को अगस्त महीने में शामली से गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि कलीम और उसके माता पिता 1 साल तक पाकिस्तान की जेल में बंद थे। इनके ऊपर हथियारों की तस्करी का आरोप था। खबर यह भी है कि एनआईए ने कलीम के भाई के घर को सील कर दिया है। हथियार तस्करी में ये पकड़े गए थे। कार्रवाई पहले उधर से पता नहीं ताला तोड़ा या टूटा पड़ा क्या, मुझे पता नहीं। उन्हें आगे फिर इस मकान में जिसमें मेरे को इसमें मकान में आगे कुंडा खड़खड़ा, हमने देखा भाई केरला पुलिस है, मगर किवाड़ खुल जाओ, पुलिस ने देखे क्या आ गया, कुछ मदद हो जाए क्या पता। बच्चे ने किवाड़ खोलने के बाद ऊपर आए, आज नीचे आ जाओ, मगर नीचे आ गए। हमने नीचे आ गए, 2-3 लोग थे, हम नीचे आ गए, चलो उधर चलो। वहाँ जाके तबीयत खराब हुई, वहाँ आके देखा तलाशी वलाशी करी उन्होंने सब। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।